नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी बीएचडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं 9th का 9वां चैप्टर, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु को धक्का लगाना या खींचना बल कहलाता है। बल द्वारा किसी वस्तु का आकार या आकृति को बदला जा सकता है। जैसे स्प्रिंग को बल के द्वारा फैला सकते हैं, यानी कि उसके आकार को बदल सकते हैं। ऐसे ही बल के द्वारा गोलाकार गेंद को अंडाकार बना सकते हैं। फिर आता है संतुलित बल। यदि किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है या धक्का लगाया जाता है तो इस अवस्था में पिंड गति नहीं करता है। इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहा जाता है। यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। संतुलित बल जो है वो गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। इसके द्वारा जो पिंड होता है या कोई वस्तु है, सामग्री है, वो एक जगह पर स्थिर रहती है, क्योंकि उसके दोनों ओर लगने वाला जो बल है वो समान मात्रा में लग रहा है। नेक्स्ट है कि असंतुलित बल, यानी कि भिन्न परिणाम या परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं या फिर इसको धक्का लगाते हैं तो पिंड अधिक बल वाली दिशा में घिसकना शुरू करेगा। यानी कि जिस तरफ से ज़्यादा बल लगाया जाएगा तो उसके विपरीत दिशा में वस्तु या पिंड घिसकनी शुरू हो जाएगी, और जिस वस्तु के द्वारा कम फोर्स लगाया जाएगा उसकी तरफ वस्तु घिसकती चली आती है। इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहते हैं। यह बल किसी पिंड को गति प्रदान करता है। यानी कि संतुलित बल जो था उसमें किसी भी पिंड को या किसी वस्तु को कोई गति प्रदान नहीं कर सकता था, लेकिन असंतुलित बल जो है इसमें पिंड को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है घर्षण बल। यह बल दोनों संपर्क सतह पर, यानी कि यह जो बल है घर्षण बल, ये दोनों संपर्क सतह जो है उन संपर्क सतहों पर या उसके बीच में उत्पन्न होता है। पिंड की सतह और खुरदरी फर्श की सतह के बीच में लगने वाला जो बल है वो घर्षण बल कहलाता है। यह बल सतह को संतुलित करने का काम करते हैं। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। घर्षण बल जो होता है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। किसके विपरीत दिशा में? गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और जो घर्षण बल है वो सतह बल को संतुलित करने का काम करता है। नेक्स्ट, किसी भी वस्तु है जो किसी वस्तु की किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती रहती हैं। यानी कि गैलीलियो नामक एक भौतिक शास्त्री आए, यानी कि भौतिक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई बाह्य बल के कार्य नहीं करता है जब तक कोई वस्तु निश्चित गति से नहीं चलती है। गेंद को जितनी ऊंचाई से आनत तल से छोड़ते हैं वह उतने ही झुकाव कोण पर उतनी ही ऊंचाई तक जाती है। यानी कि गेंद को जितनी ऊंचाई से आनत तल से जब छोड़ते हैं तो उतने ही झुकाव कोण पर वो जाके ऊंचाई तक पहुंच जाती है। जैसे ये रेखीय चित्र जो है इसमें जो आनत तल है, आनत तल से गेंद को यहाँ से छोड़ा तो गेंद यहाँ लुढ़की और वापस इस पे इतनी ही ऊपर, यानी कि बल के साथ में ऊंचाई पर चली जाती है।
आनत तल पर जितना झुकाव है उतने ही झुकाव के अनुसार यह झुकाव कोण बनाते हुए अपनी ऊंचाई पाते हैं। जैसे यहाँ से छोड़ने पर इतना कम करेंगे तो कम, ये मतलब ये जैसे हैं कम झुकाव है तो कम झुकाव में, ज़्यादा झुकाव है तो उतनी ऊंचाई भी जाएगी। ये नेक्स्ट बल समाप्त हुआ। आगे अपन देखते हैं न्यूटन के नियम, जो बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया था। वो किसने किया था? वो न्यूटन ने किया था। कि न्यूटन ने बल तथा गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियम प्रस्तुत किए जो वस्तु की गति का वर्णन करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। जो इन्होंने नियम दिए, मौलिक नियम प्रस्तुत किए हैं जो वस्तु की गति का वर्णन करते हैं, इन नियमों को क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। तो न्यूटन का गति का पहला नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कि एक वस्तु है वो तब तक अपनी गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व किसे कहते हैं? कि गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था रहने या फिर समान वेग से गतिशील रहने की जो प्रवृत्ति है, एक समान वेग से चल रही है तो उसी समान वेग से वो गतिशील रहती हैं, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए गति के पहले नियम को, न्यूटन ने जो गति का पहला नियम दिया है, उस पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम क्या है? कि किसी भी वस्तु पर, गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए विरोध में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं जड़त्व के नियम की कि गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी का विरामावस्था में आना तथा सवारी का गतिज अवस्था में ही बना रहना, ये किसका एग्जाम्पल है? जड़त्व का नियम पर। जैसे कोई गाड़ी चल रही है और इस गाड़ी में जो सवार बैठा है वो अचानक ब्रेक लगाएगा, गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन इंसान होगा जो ड्राइवर है वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो इसमें वो क्या होता है? गतिज अवस्था में बना रहता है, लेकिन गाड़ी होती है वो विरामावस्था में आ जाती है। ऐसे ही बस का अचानक चलना और सवारी का पीछे की ओर झुकना, और वापस जब गाड़ी रवानी होती है तो बस आगे की ओर जाती है और गाड़ी उसके अंदर बैठा हुआ इंसान या आदमी या सवारी वो पीछे की ओर झुक जाता है। गाड़ी का तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ने से यात्री का एक ओर झुकना, जब गाड़ी मोड़ रही है किसी में तो उस इंसान का मोड़ के बाहरी ओर झुकना, ये भी कैसा नियम है? जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला एग्जाम्पल है कि अंगुली से ताश के पत्ते को झटके देने से पत्ते के ऊपर रखा हुआ जो सिक्का है वो गिलास में गिर जाता है। जो अगर गिलास है, इस गिलास के ऊपर एक ताश का पत्ता रखा गया है और इसके ऊपर सिक्का है। जब ताश के पत्ते को यहाँ से जब अंगुली से झटका देने से ताश का पत्ता निकल जाएगा और जो विरामा अवस्था के अंदर जो सिक्का है वो सीधा गिलास के अंदर गिर जाता है। ये जड़त्व के नियम का एग्जाम्पल है। कैरम की ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी का झटके से बाहर निकलना, जैसे कैरम की ये छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है कि ये कैरम की गोटी है, इन गोटियों में से
सबसे नीचे वाली गोटी को अगर झटके से बाहर निकाला जाए तो बाकी वाली गोटियाँ यहीं पर नीचे गिर जाती हैं। तो ये कैसा है, जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल हैं। जड़त्व तथा द्रव्यमान यानी कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील में, वह अपनी मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है। यानी कि कोई भी वस्तु है वो अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का, वो गति की अवस्था है उसमें परिवर्तन का वो विरोध करती है। वह अगर विरामा अवस्था में है या फिर गतिशील अवस्था में, वो अपनी मूल अवस्था जो है उसमें रहना ज़्यादा पसंद करती है या रखना चाहती है। लेकिन इस वस्तु का जो यह गुण होता है उसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का मतलब होता है कि वो किसी भी चीज़ का विरोध करना। अगर हमें गतिशील अवस्था में हूँ तो मुझे कोई रोक रहा है तो उसका जो विरोध करूँगा ये क्या, जड़त्व हो जाएगा। इसी प्रकार कोई वस्तु है वो गतिशील अवस्था में है, विराम अवस्था में है, और उसको विराम अवस्था में रहने से कोई रोक रहा है, उसको बल दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं और उसको अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये उसका गुण है, वो जड़त्व कहलाता है। भारी वस्तुओं का जो जड़त्व होता है वो अधिक होता है, हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। यानी कि जड़त्व को मापने के लिए द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है या द्रव्यमान की सहायता ली जाती है। जैसे ठेला गाड़ी है, उसकी तुलना में रेलगाड़ी को चलाने में अधिक बल का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि एक तांगा है, ठेला है, उसको अगर धक्का देना है तो आराम से उसको धक्का देके अपन उसकी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन रेलगाड़ी को अगर धक्का देके चलाना हो तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा है, वो अधिक भारी वस्तुएं हैं। यानी कि जड़त्व को मापने के लिए स्पष्ट रूप से द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। फिर आता है गति का दूसरा नियम। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। यानी कि किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न जो प्रभाव है उसके द्रव्यमान m और उसके वेग v पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है, चलायमान किया जाता है, तो उसको अधिक वेग प्राप्त करने के लिए ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा वेलोसिटी से अगर उसको गतिमान करना है तो अधिक बल की या फोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। जैसे संवेग आता है, न्यूटन ने प्रस्तुत किया कि किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है p, वो किसके बराबर होता है, वो m द्रव्यमान इंटू वेग v के बराबर होता है। संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। यानी कि संवेग कैसी राशि है, दिशा होती है तो ये सदिश राशि है, सदिश राशि। संवेग एक सदिश राशि है जिसको ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल की आवश्यकता होती है। संवेग में परिमाण होता है। संवेग का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि कितने किलोग्राम उसका वजन है और कितने मीटर प्रति सेकंड में वो वेग से चलायमान है या त्वरित है। बल संवेग को ही परिवर्तित करता है, बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। यानी कि बल जो है वो संवेग को परिवर्तित कर सकता है। यानी कि जितने ज़्यादा फोर्स से किसी भी पिंड को या वस्तु को त्वरित करेंगे या उसको धक्का लगाएंगे तो वो उतने ही संवेग के साथ में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, गति का द्वितीय नियम जो है वो क्या बताता है, वह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। गति का द्वितीय नियम बताता है कि कोई वस्तु है
उसके संवेग में अगर परिवर्तन की दर देखनी है तो उस पर लगने वाले जो असंतुलित बल होती हैं उसकी दिशा में बल के समानुपाती होती है। यानी कि परिवर्तन की दर है वो असंतुलित बल की दिशा के समानुपाती होती है। जैसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। त्वरण त्वरण का अपने अगले जो लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था मोशन गति, उसमें देखा था त्वरण की जो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण उत्पन्न करती हैं तो F बराबर एम ए क्या है, ए त्वरण है, एम मास यानी कि द्रव्यमान है और F यहाँ पे बल है। और जब ए ज्ञात करना हो तो ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। ये अपने लास्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था। ठीक है। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इनटू त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम मीटर माइनस 2, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। या फिर इसको क्या लिखते हैं, या इसको न्यूटन एन भी लिखा जाता है। जैसे खिलाड़ी द्वारा तेज गति से गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर करना, जिससे गेंद में संवेग परिवर्तन की दर है वो कम हो जाती है। जो संवेग होता है वो कम हो जाता है, जिससे उसके हाथों में चोट ना आए। इसलिए जो गेंद है उसको लपकते समय हाथों को पीछे की ओर धकेल देते हैं। जब F बराबर 0 हो, यानी कि कुछ कंडीशन है कि अगर बल है वो 0 लग रहा है, तो किसी भी समय t पर वेग अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग दोनों बराबर होंगे। जब उस पर बल ही नहीं लग रहा है तो किसी भी समय देखो तो उसके अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर रहेगा। ठीक है। गति के द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम जो है उसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और गति का अब देखते हैं तृतीय नियम, यानी कि इसके अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है और ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। यानी कि ये जो इसका परिमाण होता है वो परिमाण तो सदैव होता है समान, लेकिन इनमें जो दिशा होती है वो दिशा कैसी होती है, दिशा होती है विपरीत। ठीक है। परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा इनमें विपरीत होती है। इसीलिए इस नियम को यानी कि गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, गति का दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम और गति का तीसरा नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन त्वरण इनके अंदर भिन्न होते हैं क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर पर कार्य करता है। यानी कि इसमें जो लगने वाला जो बल होता है वो दो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग एक साथ कार्य तो एक साथ करेंगे, लेकिन जो इसमें त्वरण होगा ए वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा भिन्न भिन्न, क्योंकि जो बल लगेगा वो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु भारी है तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा और एक वस्तु जो हल्की है उस पर कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है इसमें जो लगने वाला जो बल होता है वो दो वस्तुओं पर कार्य करता है, समान
कार्य करता है, लेकिन इनमें त्वरण जो होता है वो भिन्न होता है। जिस प्रकार बंदूक से गोली छोड़ना, यानी कि बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो एक तो बंदूक बल लगाती है जो छोड़ता है छोड़ने वाले के कंधे पर, और दूसरी गोली आगे की तरफ बढ़ती है, यानी कि वो जो छोड़ने वाला है वो पीछे की ओर उसको धकेलते हैं और गोली को आगे की ओर धकेलती है। तो इनमें एक तो क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया, यानी कि दो विपरीत बल कार्य कर रहे हैं विपरीत दिशा में, एक पीछे की ओर, दूसरा आगे की ओर। इसी प्रकार जब नाव से आगे की ओर कूदना और नाव का पीछे की ओर जाना, नाव को किनारे पे लाके जब नाव से अगर कोई सवार कूदता है तो वो नाव कैसे चलती है, नाव तो पीछे की तरफ चली जाती है, लेकिन इंसान यानी कि वो कूदने वाला है वो आगे की तरफ आ जाता है। ये कैसा नियम है गति का? तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। दो वस्तु हैं, उनके संवेग का जो योग है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल जो है वो कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी के साथ में ये जो चैप्टर था अपना 9वां चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इससे पहले अपन ने 8वां चैप्टर पढ़ा गति, 9वां था बल और गति के नियम, और अब नेक्स्ट जो आएगा चैप्टर वो आएगा ग्रेविटी के संबंध में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।